अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सर ज़िया की रेपो का स्टेप नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पढ़ेंगे और मॉड्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स, किन किन टाइप्स के मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास, ये पढ़ेंगे। सही है। तो बेसिकली दो टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, कॉमन जेएस मॉड्यूल्स और ECMS स्क्रिप्ट। और बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखेंगे किन किन तरीक़ों से हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी दो टाइप्स होती हैं, वो भी पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास होती हैं नेम्ड एक्सपोर्ट और दूसरा हमारे पास होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ये रेपो है हमारी, रेपो मैंने खोल ली है सर्दिया की। यहाँ पे मेरे पास स्टेप 3 पे मैं आ गया हूँ, मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूल्स इन टाइप्स। तो मॉड्यूल्स होता क्या है, तो मॉड्यूल्स को समझने के लिए मैंने एक यहाँ पे ड्राइंग बनाई थी पेंट के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास आप लोग देख सकते हैं कि मॉड्यूल हमारे पास क्या होता है कि मॉड्यूल हमारे पास एक एक मॉड्यूल अगर जो है हमारे पास, उसमें कुछ कोड लिखा होता है। सही है, कुछ नहीं होता, वो एक फ़ाइल होती है, वो एक सेपरेट फ़ाइल होती है जिसके अंदर कुछ कोड लिखा होता है। ठीक हो गया। अब मॉड्यूल के अंदर हम लोग, बात ये है कि मॉड्यूल को हम लोग क्यों बनाते हैं। तो मॉड्यूल का बनाने का फ़ायदा ये है कि मॉड्यूल्स जब हम लोग बनाते हैं सेपरेट फाइल्स होती हैं वो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूल बनाया। तो जो मॉड्यूल हमारा बनता है उसके अंदर उसी जिस जिस टाइप का वो मॉड्यूल है, जिस फाइल का वो मॉड्यूल है, उसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ऐड का मॉड्यूल बना रहा हूँ, ऐड का मॉड्यूल में अगर बना रहा हूँ, तो इस मॉड्यूल के अंदर ऐड से रिलेटेड फंक्शंस होंगे, वेरिएबल्स होंगे, ऐड से रिलेटेड क्लासेस होंगी, मेथड्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे। समझ आई बात। तो जिस चीज़ का हम लोग मॉड्यूल बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐड का बना रहे हैं या सब्ट्रैक्ट का बना रहे हैं, सब्ट्रैक्ट के मॉड्यूल के अंदर हमारे पास क्या होगा कि उसी से रिलेटेड वेरिएबल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, मेथड्स हो गए, ये सब चीज़ें होंगी उसी से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड कोड, यानी ऐड से रिलेटेड कोड ऐड के मॉड्यूल में पाया जाएगा, सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोड सब्ट्रैक्ट के मॉड्यूल में पाया जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो कोड होगा वो हमारा मल्टीप्लिकेशन के उसमें पाया जाएगा, मॉड्यूल में। ठीक हो गया। तो ये होता है हमारा मॉड्यूल। अब बात ये है मॉड्यूल को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग मॉड्यूल को यूज़ नहीं करेंगे और हम लोग फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लेना, कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो हमारा सारा का सारा कोड एक ही फाइल के अंदर होगा, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सही है। अब आपके पास अगर एक फाइल में एरर आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि मतलब एक चीज़ में अगर ऐड की फंक्शनलिटी में एरर आएगा, तो पूरी फाइल ही हमारी जो है ना, वो चलना स्टॉप हो जाएगी, पूरी की पूरी फाइल हमारे पास एरर दे देगी। सही है। लेकिन अगर हम लोग मॉड्यूल्स में उसी चीज़ को करेंगे, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 3 पे एक एरर अगर आता है, तो वो सिर्फ ये वाला मॉड्यूल जो है हमारा ऐड का मॉड्यूल, वो वो नहीं चलेगा, उसमें एरर आ जाएगा। लेकिन बाकी जो सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन के मॉड्यूल्स हैं वो परफेक्टली रन कर रहे होंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, ये कोड को ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, कि कोड एक ऑर्गेनाइज होता है, रीडेबल हो जाता है, समझ आता है कोड ना, कि एक ऐड का मॉड्यूल है, इसको जस्ट हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है, यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया तो समझ आ गया कि हाँ ये ऐड का मॉड्यूल है, तो इसके अंदर हमारे पास ऐड से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। अब सब्ट्रैक्ट का मॉड्यूल है, तो उसको हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो उससे हमें पता चलेगा कि हाँ ये सब्ट्रैक्ट का मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट हुआ हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। अब मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूल खोल के हमें वो वाली चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक ऑर्गेनाइज हो जाता है कोड। अगर हम लोग एक ही फाइल के अंदर सारा का सारा कोड करेंगे, तो फिर क्या होगा कि कोड मिक्स हो जाएगा, जम्बल्ड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा कोड, हमें पता नहीं चलेगा कौन सा कोड कहाँ पे है, और ढूंढना हमें ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है। तो अब बात यह है कि आई के मॉड्यूल को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं। तो मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए सिंपल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है कि इंपोर्ट का, अगर मैं जनरल टर्म में बात करूँ, पहले भी मैंने बताया था किसी वीडियो में, तो इसमें इंपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहे हो। सही है। और एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप बाहर कोई चीज़ भेज रहे हो या बाहर मुल्क में कोई चीज़ भेज रहे हो। जैसे बिजनेसेस हो रहे होते हैं, तो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा होता है। बिजनेस में कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेज रहे हो आप कोई चीज़। ठीक हो गया। और इंपोर्ट मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हो बाहर मुल्क से, वो आपके पास अपने मुल्क में चीज़ आ रही है। सही है। तो ये हो गया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट। तो अब मॉड्यूल्स में कैसे यूज़ करते हैं, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि मॉड्यूल्स में हम लोग इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि जैसे कि मेरे पास अब एक कोड है, मेरे पास एक मेन फाइल होती है,
एक मेन फाइल होगी, बाकी सारे मॉड्यूल्स होंगे। तो इसको मैं मेन डॉट टी एस कह सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ ये मेन मॉड्यूल है जिसके अंदर बाकी मॉड्यूल्स को हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। सही है, यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, इधर से एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग, ठीक हो गया। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी एक्सपोर्ट होगा यहाँ से, और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में भी एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पे हम इन तीनों मॉड्यूल्स को इस फाइल के अंदर मेन डॉट टी एस के अंदर हम लोग इम्पोर्ट कर लेंगे। सही है, तो इस तरीके से होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई कोड लिखा हुआ है, मैंने 3 लाइनों का कोड लिखा है जो जनरल कोड है, जो किसी मॉड्यूल का नहीं है, तो मैं वो मेन डॉट टी एस में लिखूंगा। सही है, किसी मॉड्यूल के अंदर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे इसको डायरेक्ट मैंने मेन डॉट टी एस में लिख दिया। जो जनरल कोड है, जो मेरे पास बेसिक फंक्शनलिटी नहीं है, बस एक जनरल कोड है, तो मैंने उसको किसी मॉड्यूल में नहीं डाला, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब मुझे जब ऐड का मॉड्यूल यूज़ करना है, ऐड का मॉड्यूल जब मैंने यूज़ करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं लाइन नंबर 4 पे मैं इसको इम्पोर्ट कर लूँगा, या इम्पोर्ट वैसे जनरली सबसे ऊपर करते हैं, तो इम्पोर्ट मैंने ऊपर किया। सही है, यहाँ पे मैंने इम्पोर्ट का कीवर्ड लिख के इम्पोर्ट कर लिया उसको, अभी देख लेंगे कैसे होता है। और फिर लाइन नंबर 4 पे मैं इसको यूज़ कर लूँगा, इस कोड को, जो भी मेरा वेरिएबल है, जो भी फंक्शन मैंने एक्सपोर्ट किया है यहाँ से, वो यूज़ कर लूँगा मैं। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूल करना है मुझे लाइन नंबर 6 या 7 पे, तो उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे लाके इंपोर्ट कर लूँगा। मतलब इंपोर्ट तो मैंने ऊपर किया हुआ होगा, सारी चीज़ें मैंने इंपोर्ट कर ली, तीनों मॉड्यूल्स मैंने इंपोर्ट कर लिए ऊपर, फिर जस्ट मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन को भी अगर मैंने यूज़ करना है तो मैंने उसको यहाँ पे आके यूज़ कर लूँगा, और ऊपर मैंने इंपोर्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट के वर्ड से एक्सपोर्ट हो जाएगा, और इम्पोर्ट के कीवर्ड से इम्पोर्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्ट हम लोग मेन फाइल में करेंगे, और मॉड्यूल्स के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो मॉड्यूल्स हमारे होते हैं अलग अलग, ऐड जैसे ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूल है, तो उसमें हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि हम लोग मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। पहली चीज़, कोड ऑर्गेनाइज हो जाता है, रीडेबल हो जाता है, कोई और पढ़ेगा कोड आपको उसको समझ आ जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर कोड की डिबगिंग है, कोई एरर आ रहा है, तो वो सिर्फ इसी फाइल के अगर अंदर आ रहा है तो वो बाकी फाइल्स को अफेक्ट नहीं करेगा। हमें सिर्फ इस फाइल को चेंज करना होगा, इस फाइल में कोड वापस से करना होगा, उसको ठीक करना होगा। सही है, तो ये 2-3 चीज़ें थी कि इसका फ़ायदा ये होता है। अब हम लोग चलते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे करेंगे हम इसको। तो मैं अपनी वापस से गिटहब पे रेपो में आ गया हूँ, और यहाँ पे मैंने स्टेप 3 मॉड्यूल्स खोला हुआ है। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ पे आपको सारे स्टेप्स मिल जाएंगे। मैं आता हूँ सबसे पहले फर्स्ट डॉट टी एस के अंदर, और ये वाला जो कोड है फर्स्ट डॉट टी एस का, इसको मैं कॉपी करूँगा। सही है, और मैं अपने वी एस कोड के अंदर आऊँगा। यहाँ पे मेरे पास एक मैं फर्स्ट डॉट टी एस की फाइल बना लेता हूँ, फर्स्ट डॉट टी एस। अब मैं ये जो फाइल बना रहा हूँ ये मॉड्यूल है बेसिकली। सही है, ये फर्स्ट का मॉड्यूल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट मॉड्यूल, तो ये फर्स्ट का मॉड्यूल है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि एक्सपोर्ट करने का क्या तरीका होता है, एक्सपोर्ट का कीवर्ड आ रहा है, तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया, लेट ए इक्वल्स टू 5। ए का वेरिएबल है, उसमें 5 वैल्यू है, नंबर टाइप का वेरिएबल है, नंबर डाटा टाइप है। तो और क्या किया, नीचे उसको एंड में जाके हमने एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट का वर्ड आया डिफ़ॉल्ट ए। तो अब ये डिफ़ॉल्ट क्या होता है ये देखेंगे। अभी अभी आप लोग इतना समझ लें कि एक्सपोर्ट हमने कर दिया वेरिएबल को। अब यहाँ पे आके मेन डॉट टी एस में आके मैं इसको सिंपल क्या करूँगा, इम्पोर्ट कर लूँगा। मैंने क्या लिखना है सबसे पहले, इम्पोर्ट। अब ये मेन फाइल है ना, मेन फाइल में आके हमने क्या लिखना है सबसे पहले, इम्पोर्ट। और यहाँ पे हमने क्या चीज़ दी थी, ए वेरिएबल दी था, तो मैं ए ही कॉपी कर लूँगा ऐसे और एक पेस्ट कर दूँगा। इम्पोर्ट ए फ्रॉम, और यहाँ पे मैंने अपना वो दे देना है कि किस फाइल से किस मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है, तो वो उसका हमें पाथ दे देना, उसका एड्रेस दे देना। तो यहाँ पे मैंने वो लगाए, सिंगल कोट्स लगाए, और उसके अंदर मैं डॉट लिखूंगा, स्लैश लिखूंगा, और मेरे पास फर्स्ट आ गया। डॉट स्लैश लिखने के बाद फर्स्ट आ गया, तो ये ए इंपोर्ट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा, तो ए मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। सही है, मैं जाऊँ। अच्छा, बात ये रही, आप लोग के ध्यान में सवाल आएगा कि कौन सी फाइल को रन करें, 2 फाइल्स हो गई ना। तो सिंपल इसका ये है कि जिस फाइल के अंदर हमारा पास इंपोर्ट हो रहा था, जो मेन फाइल होती है, जैसे कि अगर मैं इसकी बात कर लूँ, यहाँ पे जो मेन फाइल थी, अब यहाँ पे मॉड्यूल 1 है ऐड का, एक सब्ट्रैक्ट का मॉड्यूल है, और एक मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूल है। तो ये तीनों मॉड्यूल को रन नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ क्या करेंगे, मेन डॉट टी एस यानी जो मेन फाइल है, मेन की फाइल है, उसको रन कर लेंगे। सही है, मेन की फाइल को रन कर लेंगे, तो वो क्या करेगा, मेन की फाइल जब रन होगी तो वो तीनों मॉड्यूल जहाँ जहाँ कॉल हुए हैं उनको भी रन कर देगा। तो तीनों फाइलें हमारी जो अंदर उसके इंपोर्ट हुई हुई है वो भी रन हो जाएंगी। तो हमें सिर्फ मेन फाइल को रन करना होता है। यहाँ पे मेन फाइल क्या है, मेन डॉट टी एस है। तो हम क्या करेंगे, मेन डॉट टी एस पे सेलेक्ट करके, मतलब यहीं पे खड़े हुए यहीं पे रहेंगे,
और मैं अपना कंपाइलर खोल लूँगा, सॉरी कंपाइलर कह रहा हूँ, अपना कमांड लाइन खोल लूँगा। तो मैंने कमांड लाइन खोल ली और मैं कमांड रन करके मेन की फाइल को मैंने यहाँ पे रन किया है। मेन की फाइल जब मेरी रन हुई तो मेरे पास 5 आ गया। 5 कैसे आया? ए का वेरिएबल हमने प्रिंट किया था। ए के वेरिएबल के अंदर क्या था? ए के वेरिएबल के अंदर ये था कि पहले तो हम देखेंगे ए का वेरिएबल आ कहाँ से रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है ए से। तो हमने एक इम्पोर्ट हो रहा है फर्स्ट से, फर्स्ट की फाइल से या फर्स्ट के मॉड्यूल से। तो सही है, हम लोग फर्स्ट के मॉड्यूल में चलते हैं। यहाँ पे हमने ए सेट किया हुआ है 5, ए असाइन किया हुआ है 5। तो यहाँ से हमने ए को 5 सेट किया था, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग ए कर दिया। तो ये होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। सिंपल सिंपल है बहुत, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब यहीं पे मैं आता हूँ सेकंड डॉट टी एस, सेकंड डॉट टी एस की फाइल खोल लेता हूँ और इसका कोड भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। सही है, मैं जाऊँगा एक और फाइल बनाऊँगा सेकंड डॉट टी एस, सेकंड डॉट टी एस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोड को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि चलो सही है, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट अलग तरीके से हो रहा है। आप लोग ये बोलोगे ना, आप लोग गौर करोगे। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट था, पहले एक वेरिएबल बनाया था और उसके बाद एक्सपोर्ट किया था उसको। यहाँ पे हम लोग जब वेरिएबल बना रहे हैं तो उसी वक्त हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट b/10 या एक्सपोर्ट कॉन्स्ट c/2। तो यहाँ पे जब वेरिएबल बना रहे हैं उसी वक्त कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा। तो बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि दो टाइप्स के एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं, दो टाइप्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। पहली टाइप का जो एक्सपोर्ट होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, टू टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट। सही है, एक हमारे पास नेम्ड एक्सपोर्ट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो ये वाला जो अभी हमने इस फाइल के अंदर यूज़ किया है वो क्या हो गया, वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, अच्छा होता क्या है मैं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड आ रहा है तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो गया। सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक नेम्ड एक्सपोर्ट हो गया और एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट हो गया है। तो इस फाइल के अंदर फर्स्ट डॉट टी एस के अंदर, इस फाइल के अंदर मेरे पास क्या हो रहा है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ हो रही है। और सेकंड डॉट टी एस जो मैंने अभी कोड कॉपी किया है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हमारे पास नेम्ड एक्सपोर्ट हो रहा है। मैं कमेंट में भी लिख देता हूँ नेम्ड एक्सपोर्ट। तो नेम्ड एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है कि सिर्फ हम लोग जहाँ वेरिएबल बना रहे हैं, अब आप लेट से बनाओ, कौन से बनाओ या वार्ड से बनाओ, वो आपकी मर्जी है। सही है, लेकिन एक्सपोर्ट क्या, एक्सपोर्ट हम लोग उससे जहाँ हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसकी डिक्लेरेशन से पहले, यानी कॉन्स्ट है या लेट है जो भी है, उससे पहले आपने एक्सपोर्ट लिखना है बस। डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये नेम्ड एक्सपोर्ट है। सही है, तो इसको अब इंपोर्ट कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट करना है हमें, किसको, बी और सी। तो यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखना कि नेम्ड एक्सपोर्ट जो होता है ना, उसको जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसको इंपोर्ट करने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है। वो ये होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम्ड एक्सपोर्ट। सही है, तो यहाँ पे हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका होता है, कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा मैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्या होगा, बी और सी इंपोर्ट कर रहे थे, सॉरी बी और सी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम सेकंड डॉट टी एस से ना, तो बी और सी आ जाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, बी और सी, और फ्रॉम यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे फिर मैं फाइल का पाथ दूंगा। फाइल का पाथ क्या है, डॉट स्लैश लिखूंगा, सेकंड आ जाएगा सेकंड। बस ये हो गया हमारा इंपोर्ट। नेम्ड एक्सपोर्ट को हमने इंपोर्ट कर लिया है। कैसे किया है, वही सिंटैक्स है, जस्ट हमने क्या किया है कि क्योंकि दो चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे थे तो इसलिए हमने ये लगाया, कॉमा लगाया। सही है, और क्योंकि ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, ये यहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट था ना इस फाइल के अंदर, तो नेम्ड एक्सपोर्ट को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कर देते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसको यूज़ कर लेता हूँ बी कॉमा सी या बी कॉमा सी कर देता हूँ, तो बी और सी प्रिंट होके आ जाएंगे मेरे पास। सही है, ये मेरे पास बी और सी प्रिंट होके आ गए हैं। बी और सी में क्या था, बी में था 10, सी में था 2, तो यहाँ पे 10 और 2 प्रिंट होके आ गया। और ए भी मैंने प्रिंट किया था, तो ए हमारा कहाँ से आ रहा था, फर्स्ट की फाइल से आ रहा था ए, तो ए को भी मैंने प्रिंट किया था, तो ए 5 था। तो ये हो गया हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट को हमने कैसे इंपोर्ट किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को हम इंपोर्ट कर रहे थे। और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को जब भी हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती। अच्छा, अब एक चीज़ और कि जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है वो एक ही होता है। सही है, वो एक ही हो सकता है एक फाइल के अंदर या एक मॉड्यूल के अंदर
डिफ़ॉल्ट जो एक्सपोर्ट होता है वो एक ही होता है। मैं ऐसे ये नहीं कर सकता कि यहाँ पे मैं बी लिख दूँ और बी को भी मैं एक्सपोर्ट कर दूँ, तो ये नहीं हो सकता। ये मुझे एरर देगा कि बोलेगा कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल कैन नॉट हैव मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स। एक मॉड्यूल के अंदर आप जो है ना मल्टीपल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते हो। ठीक हो गया? तो अगर मेरे पास ए या बी है तो उनमें से कोई एक ही मैं कर सकता हूँ, या तो बी करूँगा या ए करूँगा। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हो, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हो तो आप उसका कुछ भी नाम लिख सकते हो। मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था, अपना नाम मैंने लिख दिया। तो आप लोग बोलोगे कि ये तो फिर मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ए को, मतलब डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट मेरा ए है। हाँ, तो इसका रीज़न ये है, यहाँ पे भी जाहिर कर देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि वो एक ही होता है फाइल के अंदर। तो जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पे कैसे इंपोर्ट कर रहे थे, बगैर कर्ली ब्रैकेट्स के। तो फाइल को पता चल जाता है, कंपाइलर को या टाइप स्क्रिप्ट को पता चल जाता है कि हाँ ये कर्ली ब्रैकेट्स के बगैर है, तो इसका मतलब कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। और अभी मैंने बताया कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही हो रहा होता है, तो वो उसको रिलेट कर लेगा, उसको रिलेशन बना लेगा, उसको ताल्लुक बना लेगा कि हाँ ये फिर यही बात, इसी की बात कर रहा होगा। तो उसको रीनेम कर देगा, ए को यहाँ पे बेसिकली इसको इसने यहाँ पे रीनेम कर देगा, और बेसिकली ये है एक ही, इसके अंदर एक ही वैल्यू ही आएगी, लेकिन वो एक रिलेशन बना लेगा कि हाँ क्योंकि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है ये, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए। अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूँ फिर वो एरर देगा, फिर उसको वो मिलेगा नहीं। सही है, फिर वो बोलेगा कि मुझे वो मिल नहीं रहा। सही है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ऐसे करता हूं उसको, सॉरी, कैसे करते थे, नेम्ड एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट लगा देते पहले, है ना। मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट लगाया, और अब मैं यहाँ पे अगर जाहिर लिखूँ इस तरीके से, तब वो मुझे एरर देगा क्योंकि उसको एग्जैक्ट कीवर्ड चाहिए। नेम्ड एक्सपोर्ट के अंदर हमें एग्जैक्ट कीवर्ड चाहिए। अगर ए से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं ए से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसको एग्जैक्ट कीवर्ड चाहिए, वो ए ही ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ए ही लेगा। सही है, लेकिन अगर मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ या डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ। मतलब यहाँ पे तो मुझे ऑब्वियसली ए ही देना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ज़ाहिर करूँगा तो मुझे एरर देगा, इसको मिलेगा नहीं। यहाँ पे तो मुझे ऑब्वियसली ए ही देना पड़ेगा, लेकिन जब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा ना, जब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, मतलब नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, क्योंकि ये इंपोर्ट हो रहा है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही होता है, तो वो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। नेम ज़रूरी नहीं कि स्पेलिंग मैच करे, कि अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा है तो यहाँ पे भी मैं ए लिखूँगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जाहिर लिख दिया। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को जब इंपोर्ट कर रहे थे कुछ भी हम लोग दे सकते हैं। फिर जाहिर सी बात है, अगर हमने यहाँ पे ये चीज़ दी है तो यहाँ पे भी हमें यही प्रिंट करना पड़ेगा, तभी वो console.log में प्रिंट होके आएगा, वरना वो एरर देगा। ठीक हो गया? तो इस तरीके से हम लोग कुछ भी इसको, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को कुछ भी नेम दे सकते हैं जब इंपोर्ट कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट करते हुए ऑब्वियसली हमें ए ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ है कि नेम्ड एक्सपोर्ट, मैंने अभी आपको बताया कि नेम्ड एक्सपोर्ट में जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें सेम टू सेम नेम देना पड़ेगा। यानी से बी और सी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे ना, तो बी और सी को इंपोर्ट करते हुए मैं क्या नहीं कर सकता, इसको डबल सी नहीं कर सकता, वो मुझे एरर देगा कि डबल सी इसको मिलेगा नहीं, यहाँ पे डबल सी मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे वही नेम देना पड़ेगा नेम्ड एक्सपोर्ट में। अब बात ये आई कि अगर हमें नाम चेंज करना हो यहाँ से तो उसको कैसे करेंगे। तो उसको चेंज करने का बहुत आसान तरीका है, सिंपल, हमें कुछ भी नहीं करना। एज लिखूंगा यहाँ पे, एज सी एस डबल सी। तो अब ये क्या हुआ, अभी समझाता हूँ। कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल हमने क्या किया कि सी को एक्सपोर्ट किया। कहाँ से एक्सपोर्ट किया, कहाँ से एक्सपोर्ट किया, डॉट सेकंड से, यानी सेकंड की फाइल से एक्सपोर्ट किया सी को, और उसको रीनेम कर दिया डबल सी से। यानी कि ये सी एक्सपोर्ट हुआ, यहाँ पे इंपोर्ट हुआ। सही है, इंपोर्ट मतलब कि बाहर से कोई चीज़ आ रही है, सेकंड डॉट टी एस की फाइल से आ रही है, सेकंड की फाइल से सी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ। सही है, सेकंड की फाइल से सी इंपोर्ट हुआ, और इंपोर्ट करने के बाद हमने उसको क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। रीनेम करने का क्या तरीका, एज लिख के कुछ भी नाम दे सकते हो आप। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये भी दे सकता था, लेकिन ऑब्वियसली वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा, मैंने एक पहले बना चुका है, डबल आर कर देता हूँ उसको। तो सी एस आए, तो मैंने इसको रीनेम कर दिया। तो अभी मैं फिलहाल के लिए डबल सी कर देता हूँ, कुछ भी दे सकते हो आप। तो रीनेम करने का तरीका होता है, बी को भी मैं कर सकता हूँ इस तरीके से, बी को मैं कर देता हूँ डबल बी। तो इस तरीके से हम लोग ने रीनेम कर दिया, यहाँ पे मैं डबल बी यूज़ कर लूँगा। तो ये रीनेमिंग भी हमें आ गई कि नेम्ड एक्सपोर्ट को हम लोग रीनेम कैसे करेंगे। वही जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से दूसरी फाइल से, वही लिख के, वही स्पेलिंग लिख के आगे एस का कीवर्ड लगाएंगे और उसको रीनेम कर देंगे, जो भी आपको रीनेम करना होगा। दूसरी बात है कि नेम्ड एक्सपोर्ट में ये याद रखना हमेशा कि ये
कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं आएगा, इसमें हम डायरेक्ट रीनेम कर सकते हैं, डायरेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं। चाहो तो आप यही लिख दो ए, चाहो तो उसको रीनेम कर दो, ऐसे ए भी लिख सकते हो, कोई मसला की बात नहीं होगी, यहाँ पे भी ये कर देता हूँ। और चाहो तो उसको आप यहीं पे डायरेक्ट रीनेम कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट। तो हमने दो टाइप्स की एक्सपोर्ट पढ़ी, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट। सही है, दो टाइप्स के एक्सपोर्ट होते हैं, या दो टाइप्स के इम्पोर्ट कह सकता हूँ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दो टाइप्स के होते हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमने देख लिए हैं। अब बात आती है कि ये जो मॉड्यूल्स अभी हमने पढ़े हैं ये कॉमन जेएस मॉड्यूल्स। अगर आप लोग को याद हो, हम लोग टी एस कॉन्फिग की फाइल में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग एक चेंज करते थे, टारगेट को ES22 करते हैं और मॉड्यूल को नोड नेक्स्ट करते थे और मॉड्यूल रेजोल्यूशन को नोट कर देते थे। सही है, अब आप लोग दिख रहा होगा मॉड्यूल रेजोल्यूशन को नोड नेक्स्ट कर देते थे और यहाँ पे हम कॉमन जेएस के बजाय क्या करते थे, नोड नेक्स्ट। तो जो मॉड्यूल्स होते हैं ना हमारे पास, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास मॉड्यूल होता है यहाँ पे 3B में ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल, और दूसरा हमारे पास होता है कॉमन जेएस मॉड्यूल्स। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने काम किया है ना, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो पैकेज जेसन की फाइल और TS कॉन्फिग की फाइल नहीं मिलेगी आपको। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी हमने काम किया वो कॉमन जेएस के मॉड्यूल पे किया है। ठीक है, ये हमने कॉमन जेएस के मॉड्यूल पे काम किया है। अगर मैं यहाँ पे अभी TS कॉन्फिग की फाइल बनाऊँ, यहाँ पे मैं जल्दी से क्लियर करके TS कॉन्फिग की फाइल और पैकेज जेसन की फाइल बना देता हूँ। TSC init से मैंने एक फाइल बना दी। TS कॉन्फिग की ये फाइल क्या करती है, टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट की सारी सेटिंग्स होंगी कि टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन क्या है, वो सब चीज़ें होंगी। और पैकेज जेसन की भी फाइल बना देता हूँ। पैकेज जेसन की फाइल क्या करती है कि जो पैकेजेस हम लोग बाहर से इंस्टॉल कर रहे होते हैं, जैसे इंक्वायरर हो गया, चौक हो गया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कि वो पैकेज का वर्जन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी इन सब की इन्फॉर्मेशन पैकेज.json की फाइल में हो रही थी कि कौन कौन से पैकेजेस हमने इंपोर्ट कराए हुए हैं। ठीक है, जो बाहर से इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे तो हमें ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि हमने यहाँ पे खुद ही बना दिए ना, एक मॉड्यूल यहाँ पे बना दिया। लेकिन जो मॉड्यूल्स हम बाहर से इंस्टॉल कर रहे हैं, NPM से इंस्टॉल कर रहे हैं, नोट पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पैकेज.json की फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं। मैंने पैकेज.json की फाइल क्रिएट कैसे की, npm init --- की कमांड से कर दी है। इसको मैं बंद करता हूँ और मैं आता हूँ अपने TS कॉन्फिग की फाइल में। यहाँ पे अब आप लोग गौर से देखो, टारगेट मेरा ये सेट है, तो हमें ये चेंज करना होता था। और दूसरा कॉमन जेएस को चेंज करके आप लोग नोड नेक्स्ट करते थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, कॉमन जेएस है। तो अभी जो हमने काम किया है वो किस पे किया था, बाय डिफ़ॉल्ट वो हमने कॉमन जेएस की फाइल पे किया था, कॉमन जेएस के मॉड्यूल पे किया था। तो कॉमन जेएस का मॉड्यूल अलग होता है और ECMA स्क्रिप्ट अलग होता है। तो हम लोग जो यहाँ पे चेंज कर रहे होते हैं नोड नेक्स्ट, वो ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल बन जाता है। नोड नेक्स्ट जो होता है हमारा, वो ECMA स्क्रिप्ट का होता है। तो इस पे हम लोग काम कर रहे होते हैं। बेसिकली हम लोग कॉमन जेएस पे काम नहीं करते। हम लोग को अभी कॉमन जेएस पे काम करना नहीं सिखाया। हम लोग किस पे कर रहे होते हैं, ECMA स्क्रिप्ट। क्योंकि ECMA स्क्रिप्ट का जो मॉड्यूल होता है, इसके डिफरेंसेस एक बता देता हूँ। ECMA स्क्रिप्ट का मॉड्यूल होता है कॉमन जेएस। तो ECMA स्क्रिप्ट का मॉड्यूल 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के वर्ड इसमें आ गए थे, सही है। और कॉमन जेएस में भी हम लोग एक्सपोर्ट्स का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कॉमन जेएस के अंदर रिक्वायर का वर्ड यूज़ हो रहा था। थोड़ा सा तरीका अलग है। कॉमन जेएस में आप रिक्वायर से इंपोर्ट कर रहे होते हो, यहाँ पे हम इंपोर्ट से इंपोर्ट कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कुछ सिंटेक्स अलग है। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होता है या मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट होता है, तो इसमें आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखें कि हम लोग कॉमन जेएस पे काम नहीं करते, हम लोग किस पे काम कर रहे होते हैं। हम लोग चेंजेस करने के बाद जब हम लोग नोड नेक्स्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो ECMA स्क्रिप्ट बन जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक कंपैरिजन था, इसको अब छोड़ देते हैं। बस इतना ही बताना था मुझे इसके बारे में। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने जो काम किया है, अभी जो हमने एक जो सारा काम किया है ये वाला, ये कॉमन जेएस पे किया था, सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग आते हैं अपने 3B यानी नेटिव ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल, जो कि जिस पे हमें एक्चुअली में काम करना होता है। तो इसमें मैं इसको ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मेरे पास मैं चले आऊँगा first.ts के अंदर। तो हमें कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो सेम है, first.ts सेम है हमारी फाइल, तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। second.ts भी हमारे पास सेम है, तो इसको भी मैं, अच्छा इसमें एक चीज़ अलग है कि इसको नीचे हमने एक्सपोर्ट इस तरीके से किया हुआ है, लेकिन चाहे तो हम लोग वैसे भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ उसको, ताकि एक तरीका ये भी हो सकता है हमारा ना। इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, ऐसे भी एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है। अगर मैं यहाँ से एक्सपोर्ट हटा दूँ दोनों जगह से, और अब मैं इसको अगर इस तरीके से करूँ तो ये मुझे एरर नहीं देगा। यहाँ पे भी मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है, सही है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक और तरीका है, तो मैंने इसको कमेंट में लिख दिया है। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें चेंजेस कर लेते हैं अपनी फाइल के अंदर। अभी मैंने बताया कि ECMS स्क्रिप्ट के लिए आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो चेंजेस हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले TSConfig की फाइल खोलूंगा मैं, यहाँ पे मैं आऊँगा ES2022 कर दूंगा इसको, ES2022। नीचे आऊँगा लाइन नंबर 28 पे मुझे कॉमन जेएस मिलेगा। अब यहाँ पे मैं मॉड्यूल की टाइप चेंज कर रहा हूँ। अभी हमने पढ़ा मॉड्यूल्स के कितने टाइप होते हैं, कॉमन जेएस होता है और एक और पढ़ा ECMS स्क्रिप्ट। तो अब मैं यहाँ पे ECMS स्क्रिप्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ECMS स्क्रिप्ट करने के लिए ECMA नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा नोड नेक्स्ट लिखूंगा। तो वो इसका नोड नेक्स्ट बेसिकली ECMS स्क्रिप्ट ही होता है, सही है। ECMS स्क्रिप्ट के अंदर ही आ रहा होता है। तो हमने नोड नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पे भी मैं अनकमेंट करके मॉड्यूल रेजोल्यूशन को नोड नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक हो गया, ये मुझे एरर ख़त्म कर देगा अभी। तो ये हमने चेंज कर दिया है, इसको मैं बंद कर दूंगा, इसका काम हमारा ख़त्म। पैकेज डॉट जेसन में आऊँगा। हाँ, पैकेज डॉट जेसन के अंदर मुझे एक और चेंज करना होगा। यहाँ पे मैंने टाइप मॉड्यूल कर देना होगा इसको, टाइप कॉमन जेस नहीं, टाइप मॉड्यूल करना होगा, सही है, टाइप मॉड्यूल। तो ये हमारे चेंजेस हो गए। अब मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, कॉमन जेएस से मैंने अपने मॉड्यूल को किस में कन्वर्ट कर दिया, ECMS स्क्रिप्ट के अंदर, यानी नोड नेक्स्ट में कर दिया है। ठीक है। तो अब आप लोग अगर गौर से देखो तो यहाँ पे मुझे एरर देगा फाइल में। तो यहाँ पे जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना, जब हम लोग चेंजेस करेंगे TSConfig की फाइल में और पैकेज जेसन की फाइल के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि .js लगाना पड़ेगा। जो भी हमारी, जैसे कि अब मैं इंपोर्ट कर रहा था फर्स्ट की फाइल से ना, first.ts से, तो मैंने खाली फर्स्ट लिखा हुआ था कॉमन जेएस के अंदर। अब जब मैंने चेंजेस की और इसको नोड नेक्स्ट किया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना होगा, .js जैसे ही लगाऊंगा मेरे पास वो एरर खत्म हो जाएगा। सेकंड में भी ये करूँगा .js। तो एक फ़र्क ये होता है कि कॉमन जेएस में हम लोग फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो नहीं लगा रहे होते हैं, लेकिन नोड नेक्स्ट में, या कह लूँ ECMS स्क्रिप्ट के अंदर, हम लोग एक्सटेंशन उसका लगा रहे होते हैं, सही है। एक्सटेंशन लगेगा, मैं लिख देता हूँ, एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होता है, सही है। फाइल का एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फाइल एक्सटेंशन नॉट रिक्वायर्ड। कॉमन जेएस में फाइल का एक्सटेंशन रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये कोड मैं आप लोगों को दे भी दूंगा, GitHub में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सही है। तो ये चीज़ हमने पढ़ ली, बस इसमें यही था। बाकी सारे रूल सेम है कि आप नेम्ड एक्सपोर्ट को रीनेम ऐसे कर सकते हो, और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को आप डायरेक्ट रीनेम कर सकते हो। नेम्ड एक्सपोर्ट को आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे। बाकी सारे रूल सेम है, सही है। ECMS स्क्रिप्ट के अंदर भी जब हमने चेंजेस की तो सिर्फ यही चेंज करना था कि .js और .js लग जाएगा इंपोर्ट करते हुए। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं ये भी करके दिखा देता हूँ कि ये इस तरीके से भी एक्सपोर्ट हो सकता है। मैं इसको यहाँ पे अभी के लिए हटा दूंगा, तो इस तरीके से भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड .js में मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। बी और सी को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। कैसे एक्सपोर्ट किया, रीनेम करके एक्सपोर्ट किया, BBC रीनेम कर दिया मैंने इसको। मैं इसको एक दफ़ा रन करके भी दिखा देता हूँ main.ts को, ये सब चीज़ें हमारे पास रन हो रही हैं सही से। हाँ, अब एक और चीज़, जब हम चेंजेस करते थे तो फाइल रन करने का तरीका अलग हो जाता था, पढ़ा था हमने। तो फाइल को रन करने का तरीका क्या होता है, अब मेरे पास सिर्फ TSC आएगा, एंड नोड main.js। तो ये फाइल को रन करने का तरीका अलग हो गया, तो मेरे पास वही आउटपुट आ गया है। ठीक है। BBC में क्या था, 10 और 2 था। BBC हमने बेसिकली B और C ही है। B और C में क्या वैल्यूज थी, 10 और 2 थी, तो वो 10 और 2 प्रिंट होके आ गया। और A के अंदर मेरे पास 5 था, तो A में मेरे पास 5 प्रिंट होके आ गया। A मैंने कहाँ से इंपोर्ट किया था, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट था first.js से इंपोर्ट किया था, जिसको मैंने रीनेम करके जाहिर कर दिया था। ठीक हो गया, सही है। तो हम लोगों ने ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम एक्सपोर्ट पढ़ लिया, और कॉमन जेएस का मॉड्यूल और ECMS स्क्रिप्ट का मॉड्यूल भी हमने पढ़ लिया है। इन दोनों में डिफरेंसेस भी देख लिए। ECMS स्क्रिप्ट हमारे पास एडवांस है, थोड़ा बाद में आया था 2015 में, और उससे पहले डेवलपर्स जो हमारे कॉमन जेएस यूज़ करते थे, कॉमन जेएस यूज़ होती थी, कॉमन जेएस का मॉड्यूल होते थे। अभी भी कॉमन जेएस की मॉड्यूल्स यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी यूज़ होते हैं। लेकिन हम लोग को अभी किस पे काम करना है, ECMS यानी नोड नेक्स्ट पे काम करना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग पूछ रहे होगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ये .js क्यों आ रहा है। हम लोग तो .ts की फाइल से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हो ये रहा है कि यहाँ पे जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो बेसिकली इस फाइल से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। सेकंड, अगर आप यहाँ पे देखो, सेकंड .js
सेकंड डॉट जेएस की फाइल जब हम ट्रांसपाइल करते हैं, कंपाइल करते हैं फाइल को, सेकंड डॉट टीएस टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर क्या करता है, वो जेएस में कन्वर्ट करता है फाइल को। सेकंड डॉट टीएस की फाइल जेएस में कन्वर्ट हो रही है, ये ऐसे और ये मैं दिखा देता हूँ, इस तरीके की कोई फाइल है जेएस फाइल में, बस इसको ऐसे नहीं खोला करें क्योंकि हमारा सारा काम टाइप स्क्रिप्ट में करना होता है। तो सिर्फ दिखाने के लिए मैंने खोली है फाइल, इसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगा मैं, ताकि वो फिर छिड़ जाता है तो एरर आ जाते हैं। तो सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में ही आप चेंजेस किया करें। तो यहाँ पे मैं दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसका, जैसे कि अगर आप लोग देखें तो इसने कुछ गैप खत्म कर दी है, सेकंड डॉट टीएस में मैंने गैप वैप दिए हैं, तो ये खुद ब खुद जो है ना उसको कंपाइल कर देता है खुद ब खुद। मैं इसने जेएस की फाइल बनाई है, मैंने सिर्फ टीएस की फाइल बनाई थी, जब मैंने कंपाइल किया टीएससी की कमांड चलाई तो सेकंड डॉट जेएस खुद बन के आ गई होगी। और फिर हम लोग जेएस की फाइल में से यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। हम लोग टीएस की फाइल से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और या इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली हम लोग नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम लोग वो जेएस की फाइल बन रही है वहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया पूरा 3B मैंने करवा दिया, 3A भी मैंने करवा दिया, 3C पे आ जाते हैं। और अब हम लोगों ने क्योंकि मॉड्यूल समझ लिया तो अब इजी है, अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल app.ts की फाइल में खोलूँगा। यहाँ पे सिर्फ इंक्वायरर के बारे में बताया कि इंक्वायरर करता क्या है और इंक्वायरर एक पैकेज है। तो बेसिकली अभी मैंने आप लोग को जैसे बताया कि जो हमने अभी चेंजेस किए और पैकेज जेसन की फ़ाइल बनाई और टीएस कॉन्फ़िग की जो हमने फ़ाइल बनाई है, तो उसका रीज़न ये था, मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही था कि पैकेज जेसन की फ़ाइल बनाने का, टीएस कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनाने का, कि जब भी हम लोग ना कोई मॉड्यूल को बाहर से हमें यूज़ करना होता है, जैसे कि इंक्वायरर का ही ले लें। इंक्वायरर क्या करता है, इंक्वायरर की बेसिक फंक्शनैलिटी ये है कि वो हमें रन टाइम पे, यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पे मुझे इनपुट लेने देता है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर योर नेम, फिर मैं कीबोर्ड से यहाँ पे कुछ एंटर कर सकता हूँ। सही है। तो इंक्वायरर का काम ये होता है। तो इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए, इस फंक्शनैलिटी को इम्पोर्ट कराने के लिए हम लोगों ने क्या करना पड़ता है कि ये वाला मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। npm की कमांड से होगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इंस्टॉल करने से भी पहले हम लोग को ये दोनों फाइल बनानी होती है जो भी मैंने क्रिएट करके दिखाई। तो उसमें चेंजेस करने होंगे। पैकेज डॉट जेसन में हमने टाइप मॉड्यूल कर दिया था, तो ये सारे चेंजेस, और टीएस कॉन्फ़िग में हमने टारगेट सेट किया था और फिर मॉड्यूल रेजोल्यूशन अनकमेंट करके नोड नेक्स्ट किया था। वो सारे चेंजेस करने के बाद हमें टर्मिनल खोलना होगा, यहाँ पे हमें इंस्टॉल करना होगा जो भी पैकेज हमें कराना है इंस्टॉल। अभी हमें क्या कराना है, इंक्वायरर कराना है, तो मैंने npm i लिखा, i से इंस्टॉल होगा। सही है। इंक्वायरर ये बस इंस्टॉल होके आ जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। इसके बाद मेरे पास एक और चीज़ इंस्टॉल करनी होती है। इंक्वायरर तो इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद एक और चीज़ इंस्टॉल करनी होती है, तो वो मैं जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ। और ये मुझे कभी भी याद नहीं रहती है, हमेशा मैं इसको कॉपी पेस्ट ही करता हूँ। तो इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी टेस्ट में। ये रट्टे वाली चीज़ ना सिर्फ मैट्रिक इंटर में ही होती है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर कोई ऐसी रट्टे वाली चीज़ नहीं आती। अच्छी खबर ये है हमारे लिए। तो क्या करूँगा, मैंने वहाँ से कमांड कॉपी की, ये हो गया इंस्टॉल। इंटरनेट कनेक्शन आपका होना चाहिए वरना इंस्टॉल नहीं होगा, एरर देगा। npm i इंक्वायरर, और यहाँ पे मैंने जो चीज़ इंस्टॉल की थी वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सॉरी, जो चीज़ मैंने कॉपी की थी वो कॉपी हुआ नहीं शायद, वापस से कॉपी कर लेते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है। सही है। इसको मैं यहाँ से मैंने पेस्ट किया। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि डेफ डिपेंडेंसीज हमारे पास कुछ होती हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं, वो मैंने इंस्टॉल कर ली है यहाँ पे। तो अब ये डेफ डिपेंडेंसीज क्या होती हैं इसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। वो टूल्स होते हैं कुछ जो कि हमें इंक्वायरर, जब हम लोग प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे होते हैं ना, तो कुछ टूल्स हमें चाहिए होते हैं बिल्ड करने के लिए। वो जो टूल्स होते हैं उनको हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, डेफ डिपेंडेंसीज कहते हैं उनको। तो वो टूल्स मैंने यहाँ पे इंक्वायरर के लिए इंस्टॉल किया कि इंक्वायरर को यूज़ करने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए, वो हमने इंस्टॉल कर लिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंस्टॉल। अब मैं इंक्वायरर को यूज़ कर सकता हूँ। कैसे यूज़ करूँगा, सबसे पहले इंपोर्ट कराना होगा, वही वाली बात कि जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल बी यूज़ कर रहा हूँ। तो डबल बी क्या है, बेसिकली डबल बी मैंने इंपोर्ट कराया है ना। टेक्निकली देखा जाए तो डबल बी को इंपोर्ट नहीं कराया, बी को इंपोर्ट कराया। बी को इंपोर्ट कराया, उसको रीनेम कर दिया डबल बी। तो बी को मैंने पहले इंपोर्ट कराया फिर मैंने यूज़ किया ना। ऐसे तो नहीं कि मैं इस तरीके से बी लिख दूँ वापस से यहाँ पे, ऐसा तो नहीं किया मैंने कि डायरेक्टली मैंने यूज़ कर लिया, नहीं, पहले मैंने इंपोर्ट कराया फिर मैंने यूज़ किया। तो सेम टू सेम कहानी यही भी इंक्वायरर की, जो अभी मैंने इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे जहाँ सारे मेरे, अच्छा एक और चीज़, इंपोर्ट जो होते हैं ना सारे सबसे ऊपर होते हैं। सही है। फाइल के सबसे ऊपर होते हैं, कोड नीचे आता है, तो इंपोर्ट हमेशा सबसे ऊपर आएगा।
इंपोर्ट के जितने भी इंपोर्ट आप करो सबसे ऊपर फाइल में सबसे ऊपर लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे, 2 3 4 से स्टार्ट करोगे। सही, अभी तो मैंने कमेंट लिख दिया इसलिए लाइन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे ऊपर से हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, हमने ये इंस्टॉल किया था इंक्वायरर, यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो। सही है, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन क्योंकि इंक्वायरर है तो मैं इसको इंक्वायरर ही कर देता हूँ अभी। इंक्वायरर हो गया और मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। जस्ट मैंने इसको कॉपी पेस्ट करना है और मैं अब नीचे इसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंक्वायरर को इंपोर्ट किया और नीचे मैंने, अभी इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग ऊपर वालों को, नीचे मैंने एक आंसर्स का वेरिएबल बनाया। अब ये इसका सिंटैक्स है, ये देख लेते हैं जल्दी से। अवेट हमारे पास एक कीवर्ड आता है, फिर उसके बाद इंक्वायरर जो हमने इंपोर्ट किया है ये रहा, इसको इसको लिखेंगे, फिर डॉट लिखेंगे, डॉट के बाद प्रॉम्प्ट आएगा। ये फंक्शन है एक इंक्वायरर के पैकेज के अंदर एक फंक्शन होगा, मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होगा डॉट प्रॉम्प्ट। इसमें हमने एक एरे ले लिया और एरे के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर दूं थोड़ी सी। तो इस तरीके से हमने एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या लिया, कुछ प्रॉपर्टीज। अब नेम है, नेम हमने क्या लिया, एज, टाइप क्या है, नंबर, और मैसेज क्या है, एंटर योर एज। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या चीज़ हमारे पास आउटपुट में आएगी, एंटर योर एज, ये चीज़ प्रिंट होगी। मैसेज प्रिंट होता है जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, पहली चीज़ ये हमने ध्यान रख ली कि क्या प्रिंट होगा, एंटर योर एज। दूसरा ये कि जो चीज़ हम लोग इनपुट करेंगे यहाँ पे कीबोर्ड से वो किस टाइप का होना चाहिए, वो नंबर टाइप का होना चाहिए। उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, यानी मैं नंबर ही यहाँ पे इनपुट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर ही इनपुट कर सकता हूँ। 7 मैंने इनपुट किया तो 7 कर सकता हूँ, कुछ मैं लेटर नहीं कर सकता। ठीक हो गया, तो मेरे पास नंबर ही आएगा। तो टाइप नंबर दे दी, वो इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, टाइप नंबर होगी। और ये नेम क्या है, ये एक तरीके से वेरिएबल कह लें इसको, कि हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं कि वो जो चीज़ हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे वो कहाँ स्टोर होगी, वो एज में स्टोर हो जाएगी। तो आंसर्स डॉट एज, अभी मैं ये पूरे सब चीज़ को मिटा देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए और सिर्फ यहाँ पे आंसर्स डॉट एज लिख देता हूँ। इससे ये होगा कि यहाँ पे जो चीज़ हम लोग इनपुट करेंगे वही चीज़ प्रिंट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो आंसर्स का जो हमारा था वेरिएबल वो हमने लिया, यहाँ पे लिखा और डॉट लगा के एज का जो हमने नेम के अंदर, नेम की प्रॉपर्टी के अंदर हमने दिया था वो लिख दिया। ध्यान रहे ये वाला नेम, ये वाला टाइप और ये वाला मैसेज, इसकी स्पेलिंग आप गलत नहीं कर सकते क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बनी हुई है, इसको चेंज नहीं कर सकते। सही है, वो यहाँ पे एरर देगा, अभी दे ही नहीं रहा, उसको देना चाहिए एरर, लेकिन आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं शायद रन करूँगा तो मुझे एरर देगा, तो आप बताइएगा एरर दे रहा नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पे बेटर प्रैक्टिस, अगर एरर नहीं भी दे रहा तो बेहतर प्रैक्टिस ये है कि आप इसको नेम ही लिखो। सही है, इसको आप नेम ही लिखो, नेम लिखो, टाइप लिखो, मैसेज लिखो। तो इसको आप स्पेलिंग का ध्यान रखें और स्मॉल भी होना चाहिए सब कुछ। खैर, तो आंसर्स डॉट एज जब मैं करूँगा, आंसर्स डॉट एज, तो मेरे पास क्या प्रिंट होकर आएगा, जो भी मैं इनपुट करूँगा। तो चलो इसको रन कर लेते हैं जल्दी से, गलत कमांड रन हो गई है, वापस से रन कर लेते हैं इसको। सही है, मैंने रन कर लिया फाइल को और मेरे पास ये एंटर योर एज मांगेगा, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो 3 प्रिंट होके आ गया, जो चीज़ मैंने एंटर की वही चीज़ प्रिंट होके आ गई। सही है, तो ये हो गया हमारा इंक्वायरर। इसी तरीके से स्टेप 3D में भी कुछ भी नहीं है, चौक का मॉड्यूल है, तो वैसे कराने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे ये, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से इसको चौक के मॉड्यूल को भी यूज़ करा के दिखा देता हूँ आप लोग को। चौक का मॉड्यूल कुछ भी नहीं करता, बस बैकग्राउंड में कलर प्रिंट कर देता है, बैकग्राउंड में कलर आ जाता है हमारा। तो जल्दी से npm i चौक करूँगा मैं, npm i चौक मैंने किया तो ये चौक का मॉड्यूल इंस्टॉल कर देगा और यहाँ से मैं इसका कोड भी चौक डॉट ब्लू, इस तरीके से जो भी चीज़ हम लोग को प्रिंट करानी है ना कंसोल डॉट लॉग के अंदर, हम उसको क्या कर देंगे, उसका कलर डिफाइन कर देंगे। तो दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये हो गया इंस्टॉल मेरा। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। तो मैंने जहाँ पे इंक्वायरर को इंपोर्ट करवाया है वहीं पे मैं इसको चौक को भी करवा लूँगा। सही है, चौक हो गया और यहाँ पे भी मैं चौक कर दूँगा इसको। ठीक है, तो चौक से हमने क्या इंपोर्ट कर लिया, चौक। ये बेसिकली ये तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको हम ज़रूरत नहीं है इसकी, तो मतलब स्पेलिंग सेम होने ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हम सी भी कर सकते हैं, इंपोर्ट CH या इंपोर्ट CC, कुछ भी कर सकते हैं। तो चौक का मॉड्यूल है तो मैंने चौक ही नाम रख देता है, इंपोर्ट चौक फ्रॉम चौक। सही है, तो ये चौक का मॉड्यूल हमने इंपोर्ट करा लिया। अब हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। अब आंसर्स डॉट एज मैं चाहता हूँ कि किसी कलर में आए,
तो इसका कलर मैं कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आऊँगा, यहाँ पे मैंने चौक लिखना है। चौक लिखने के बाद जैसे ही मैं चौक लिखूँगा डॉट डालना है, और डॉट डालने के बाद मेरे पास कुछ कलर्स आ रहे होंगे यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ ब्लू, चॉक डॉट ब्लू। ब्लू का कलर आ गया। स्पेलिंग सही होनी चाहिए आपकी, वरना ये एरर देगा। सही है, BLUE, क्योंकि ये हमारा बना बनाया फंक्शन है ब्लू का, जो कि चौक के मॉड्यूल के अंदर मौजूद होगा। आपको स्पेलिंग सही रखनी है इसकी। यहाँ पे मैं राउंड ब्रैकेट डालूंगा, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं आंसर डॉट एज ले लूँगा। आंसर डॉट एज क्या था, जो चीज़ मैं इनपुट कर रहा था इंक्वायरी के थ्रू, वो कहाँ जाके सेव हो रही थी, आंसर डॉट एज के अंदर सेव हो रही थी। तो उसको मैंने क्या प्रिंट, किस कलर में प्रिंट होगा, वो ब्लू में प्रिंट होगा चौक के थ्रू। ठीक है, तो ये कमांड हमेशा गलत रन कर देता हूँ। वापस से मैं इसको रन करूँगा फाइल को, और जब मैं यहाँ पे एज करूँगा तो एज मेरे पास यहाँ पे ब्लू में प्रिंट हो गया है। मेरे ख्याल से आप लोग को दिख नहीं रहा, लेकिन अगर अब मैं जूम करूँ तो ये ब्लू में आ रहा है। अगर मैं इसको चॉक डॉट ब्लू हटा दूँ यहाँ से, तो आप लोग गौर करना। अब मैं इसको दिखाता हूँ आप लोगों को, तो अभी ये ब्लैक में प्रिंट होगा। सही है, तो उसने कलर चेंज कर दिया। अभी सॉरी, ब्लैक में नहीं, नंबर है तो नंबर ग्रीन में प्रिंट होता है, तो ये ग्रीन में प्रिंट होगा। लेकिन ऊपर जब मैंने चौक के साथ यूज़ किया था, तो उसमें वो किससे प्रिंट हो रहा था, 4 जो प्रिंट हो रहा है वो ब्लू में प्रिंट हो रहा था। जो भी आप कलर डालोगे वो उसी कलर में प्रिंट कर देगा, उस वेरिएबल को या उस स्ट्रिंग को, या जो भी चीज़ है, नंबर है, स्ट्रिंग है, जो भी बुलियन है, जो भी है, उसको वो उसी कलर में प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। तो चॉक डॉट ब्लू मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छा, एक दो चीज़ें रह गई हैं क्योंकि ये रेपो में नहीं है, तो और क्विज में आ सकती हैं, इसलिए मैं ये करवा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे second.ts की फाइल के अंदर मैंने एक्सपोर्ट इस तरीके से करवाया। इसको भी मैं फिलहाल के लिए कमेंट करता हूँ, और एक्सपोर्ट मैं उसी तरीके से कर देता हूँ जिस तरीके से हम लोग पहले कर रहे थे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इस तरीके से कर दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बहुत सारे एक्सपोर्ट हैं, सही है, बहुत सारे हमारे पास अगर एक्सपोर्ट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेरिएबल है कॉन्स्ट डी, सही है, 8, इसको भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। अगर इसी तरीके से मेरे पास और भी वेरिएबल्स हैं बहुत सारे, EFGH, सही है, इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे अगर वेरिएबल्स हैं, तो इन सारे वेरिएबल्स को मैं एक्सपोर्ट अगर मैं कर रहा हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पे इन सबको लिखना पड़ेगा? क्या मैं एक साथ इन सबको इंपोर्ट नहीं कर सकता? अब मैं ऐसे तो नहीं करूँगा, डी को भी कर रहा हूँ, ई को भी, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो इसका एक तरीका होता है इसको करने का। इसका तरीका ये होता है कि हम लोग क्या करेंगे कि अपनी मेन फाइल के अंदर जहाँ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ। हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा नेम्ड एक्सपोर्ट जहाँ हम कर रहे हैं, तो ये नेम्ड एक्सपोर्ट है ना, नाम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, या डिफ़ॉल्ट तो नहीं लगा हुआ। तुम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, सॉरी, कर्ली ब्रैकेट्स को हटा देंगे, सही है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस्टेरिक डाल देंगे, शिफ्ट दबा के 8। तो ये हमारे पास इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो आप जो कहना कह लो, एस्टेरिक कह लो, जो भी कहना कह लो, तो ये साइन डाल लेंगे यहाँ पे, ये डाल के स्पेस देके एज एवरीथिंग। तो अब ये क्या हुआ कि सारी चीज़ें हमने एक ही बारी में, जो एक्सपोर्ट की सारी चीज़ें हो रही थी उनको हमने एक ही बारी में इंपोर्ट कर लिया है। और किस नाम से किया है, मतलब किस नाम से, वो किस चीज़ के अंदर वो सेव है, एवरीथिंग के अंदर। अब एवरीथिंग तो अजीब सा नाम है, मैं इसको कर देता हूँ ई कर देता हूँ, या जेड कर देता हूँ, सही है। तो जेड के वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल कह लें इसको या कुछ भी कह लें, एक पूरा हमारे पास जो चीज़ें हमने एक्सपोर्ट की हैं, सारी की सारी चीज़ें जेड के वेरिएबल के अंदर आ गई हैं। अब अगर मुझे इसको यूज़ करवाना है ना, तो मैं इनको तो अनकमेंट करता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं क्या करूँगा, जेड लिखूँगा, और डॉट जब मैं डालूंगा तो क्या आना चाहिए, जैसे ही मैंने डॉट डाला तो मेरे पास जितने भी वेरिएबल्स मैंने जो एक्सपोर्ट कराए थे second.ts के अंदर से, वो सारे के सारे आ गए हैं। अब मैं z.f करूँगा तो f में क्या वैल्यू है, f में मेरे पास 84 वैल्यू है। तो f में मेरे पास 84 वैल्यू, तो वो प्रिंट होके आ जाएगी। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, इंक्वायरर को ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी, मुझे सिर्फ यही दिखाना है। तो मैंने अपना आउटपुट क्लियर किया, इसको बंद कर देना थोड़ी देर के लिए।
और मैं फाइल को रन करूँगा। तो जैसे ही मैंने फाइल को रन किया तो z.f यानी कि f का वेरिएबल हम प्रिंट करा रहे हैं। f के वेरिएबल में क्या था 84, तो हमने z के अंदर उसको स्टोर करवाया और z.f से हमने उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को एक ही बारी में इंपोर्ट किया, अलग अलग इंपोर्ट नहीं किया। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे कर्ली ब्रैकेट्स डाल लेते और फिर उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग बारी बारी सबका नाम ले रहे थे। सही है, तो हमने इस तरीके से नहीं किया, हमने डायरेक्टली क्या किया कि एस्टेरिक का साइन डाल के एज लिख के उसको नाम दिया एक, और उस नाम से हमने फिर डॉट लगा के उस वेरिएबल का नाम लिख दिया, तो और वो प्रिंट होके आ गया। तो ये हो गया हमारा कि सारी चीज़ों को हमने एक साथ इंपोर्ट करवा लिया। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग बोलोगे कि चलो ये तो वेरिएबल होगा, अगर मुझे किसी फंक्शन को कराना है, किसी फंक्शन को मुझे करवाना है, कोई फंक्शन है मेरे पास, उसको एक्सपोर्ट कराना है, तो वो कैसे होगा? तो उसका तरीका सेम टू सेम यही है, कुछ भी नहीं है फ़र्क। F1 में एक फंक्शन बनाता हूँ, सही है, हमने एक सिंपल एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने से पहले सिर्फ एक्सपोर्ट का वर्ड डाल दिया, सही है। और यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैं लिख दूंगा console.log I am a function from file from second.ts, सही है। second.ts का फंक्शन है, ये बोल रहा है कि मैं कौन सा फंक्शन हूँ, आई एम अ फंक्शन फ्रॉम second.ts, ts की फाइल second.ts की फाइल के अंदर है ना, तो इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपल, हमने क्योंकि सारी चीज़ें एक्सपोर्ट जो की हैं वो सारी एक ही बारी में हमने की हुई है ना इंपोर्ट, तो यहाँ पे मैं जैसे ही डॉट, जब मैं z लिखूँगा और डॉट डालूंगा तो मेरे पास फंक्शन भी ये आ गया, F1 दे दिया, फंक्शन बता रहा है मुझे ये, मैंने एंटर किया। अब क्योंकि फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट आएंगे, सही है, राउंड ब्रैकेट आ गए। और अब जब मैं इसको करूँगा, फाइल को रन करूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई एम अ फंक्शन फ्रॉम second.ts, और अनडिफाइंड मुझे ये दे रहा है, तो वो देख लेते हैं अनडिफाइंड क्यों दे रहा है। सही है, अनडिफाइंड इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास, डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट ऑलरेडी कराया हुआ है। चलें इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ, खाली रिटर्न कर देता हूँ, ये स्ट्रिंग मैंने रिटर्न कर दी है, सही है, ये स्ट्रिंग मैंने रिटर्न कर दी है। रिटर्न का मतलब पता है ना आप लोगों को, कि जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे ये स्ट्रिंग जाके, वहाँ पे जाके ये स्ट्रिंग गिर जाएगी, एक तरीके से कह लें कि वहाँ पे जाके ये स्ट्रिंग आ जाएगी। अब फंक्शन कहाँ कॉल हुआ था, यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, तो जैसे ही फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ तो ये वाला फंक्शन चला और ये इसने क्या रिटर्न किया, ये चीज़, ये स्ट्रिंग, इसने ये सेंटेंस रिटर्न किया। ये सेंटेंस कहाँ रिटर्न होगा, इधर रिटर्न होगा, और यहाँ रिटर्न होने के बाद प्रिंट इसको करा देंगे console.log के अंदर। तो मेरे पास अब ये एरर तो नहीं कहेंगे, अब मेरे पास ये अनडिफाइंड खत्म हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास आई एम अ फंक्शन फ्रॉम second.ts। एक ये चीज़ हो गई। अब अगर आर्गूमेंट पास करना है तो आप आर्गूमेंट भी पास करते हो, कर सकते हो। एक आर्गूमेंट ले लेते हैं यहाँ पे, एक पैरामीटर ले लेते हैं, ये पैरामीटर ले दिया स्ट्रिंग का, सही है, और इस str को मैं अब प्रिंट करा दूंगा। तो str को मैंने प्रिंट करा देना है, तो str को मैंने प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे वो मुझे आर्गूमेंट मांगेगा, पैरामीटर मांगेगा, बोलेगा कि एक आर्गूमेंट चाहिए लेकिन वापस तो 0 आर्गूमेंट है, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देता हूँ हेलो, या हेलो दे दिया मैंने। तो अब मैं इसको जब रन करूँगा तो मेरे पास अब प्रोग्राम डायनेमिक होगा, जो भी मैं यहाँ से उसको दूंगा, जो भी मैं इसको पास करूँगा फंक्शन में, वो एज अ आर्गूमेंट जाएगा, और एज अ आर्गूमेंट जाने के बाद वो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न करके मैं console.log कर दूंगा, तो console.log में वो प्रिंट कर देगा, जो भी चीज़ मैं यहाँ दूंगा वो प्रिंट हो जाएगी सिंपली। तो हेलो मेरे पास प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से हम आर्गूमेंट भी दे सकते हैं फंक्शन में, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को एक्सपोर्ट इसको वो करना है, क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना है, तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मसले वाली बात नहीं है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा, ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का वर्ड आता है, और अब यहाँ पे F1 कर दूंगा। तो ये क्या हुआ, मैंने एक फंक्शन बनाया, ऐसे ही करते थे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। अगर मैं यहाँ पे मैं first.ts खोल के दिखाऊँ तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐसे ही करते थे, 2 वेरिएबल बनाए और नीचे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया। सेम टू सेम मैंने यही काम किया यहाँ पे, एक फंक्शन बनाया, एक्सपोर्ट का वर्ड आया, डिफ़ॉल्ट का वर्ड आया, और F1 जो फंक्शन का नाम था वो आ गया। अब इम्पोर्ट करने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। तो इम्पोर्ट यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, अब यहाँ पे तो अभी मैंने इसको एवरीथिंग किया हुआ था कि इम्पोर्ट एवरीथिंग एज जेड फ्रॉम, यानी कि एवरीथिंग यानी कि एस्टेरिक लगाया हुआ था, जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट हो रही हैं वो सारी की सारी इंपोर्ट हो जाएंगी एस्टेरिक के थ्रू, सारी की सारी हमने एक ही बारी में कर ली। तो यहाँ पे तो सिंपल है कि यहाँ पे तो अभी अगर मैं ये मिटाऊँ F1, क्योंकि अब F1 तो हमारा फंक्शन का नाम है, लेकिन हमने एक्सपोर्ट किया है, उसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया ना। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में हमने क्या कैसे होगा कि जब मैं z के आगे डॉट डालूंगा, यानी कि जो हमने इंपोर्ट किया एवरीथिंग एज जेड,
ये वाला z, तो हमने यहाँ पे एस ये वाला z लिखना है। और फिर जैसे ही मैंने डॉट डालना है तो डॉट डालने के बाद मेरे पास डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट पे मैंने एंटर करना है, और क्योंकि ये फंक्शन है ना, ये हमारा फंक्शन है जिसके अंदर एक आर्गूमेंट है, तो आर्गूमेंट भी देना होगा, और फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट भी आएंगे, तो डिफ़ॉल्ट के आगे हमने राउंड ब्रैकेट लगाने हैं। यहाँ पे मेरे पास वो बोलेगा कि स्ट्रिंग प्रोवाइड करो, एक स्ट्रिंग दो, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ ज़ाहिर। अब वो स्ट्रिंग को पास कर देगा फंक्शन के अंदर। कौन से फंक्शन के अंदर? इस फंक्शन के अंदर। रन करके देख लेते हैं। और रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग को, और रिटर्न जो चीज़ होगी उसको मैंने कंसोल करा दिया। कंसोल कराया तो मेरे पास ज़ाहिर रिटर्न हो रहा था, वहाँ से ज़ाहिर प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया इंपोर्ट का। दूसरी चीज़ कि अगर आपको इसको ऐसे नहीं करना है तो एक तो आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये कि फंक लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब वो ये जो फंक्शन है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का, आपको पता है कि डिफ़ॉल्ट जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं आते। नेम्ड एक्सपोर्ट या नेम्ड इंपोर्ट में कर्ली ब्रैकेट आते हैं इस तरीके से, डिफ़ॉल्ट में नहीं आते। तो इसको डायरेक्ट भी आप इस तरीके से कर सकते हो। फंक लिख दिया मैंने, तो फंक यहाँ पे मैंने कॉल कर लूँगा ये वाला। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको इस तरीके से करना है कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है यहाँ पे एक, और बाकी मेरे पास जितने भी हैं उनमें से मेरे फॉर एग्जाम्पल DEF चाहिए खाली, तो मुझे खाली DEF चाहिए और सिर्फ ये वाली चीज़ चाहिए कि ये जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट किया ये इंपोर्ट हो जाए। तो इसका तरीका क्या है कि आप पहले डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट लिखोगे, यानी कि डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट करोगे। मैंने फंक लिख दिया था, आगे मैंने कॉमा डालना है, और अब मैं कर्ली ब्रैकेट डालूंगा यहाँ पे B, C, D। मुझे ये तीनों चाहिए थी, तो मैंने ये तीनों को इंपोर्ट करा दिया। तो इस तरीके से एक ही लाइन के अंदर, सिंगल लाइन के अंदर हमने क्या किया, सिंगल लाइन के अंदर दोनों करवा लिए। दोनों क्या करवा लिए? डिफ़ॉल्ट भी करवा लिया इंपोर्ट, और नेम्ड एक्सपोर्ट को भी इंपोर्ट करा लिया। यानी दोनों, डिफ़ॉल्ट जो हमने कराया था एक्सपोर्ट उसको भी, और जो हमने नेम्ड एक्सपोर्ट कराया था उसको भी, दोनों को हमने सिंगल लाइन के अंदर कैसे कराया? पहले डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को इंपोर्ट कराया, फिर हमने नेम्ड एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करा लिया कर्ली ब्रैकेट में कॉमा डाल के। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करो कि अगर हम लोग पहले नेम्ड इंपोर्ट कराएं और बाद में हम लोग डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कराएं, तो क्या ये चलेगा? क्या ये इस तरीके से रन होगा? तो ये इस तरीके से रन नहीं होगा। इस तरीके से इसमें ये एरर देगा कि पहले हमेशा डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होगा, उसके बाद ही नेम्ड इंपोर्ट होगा। सही है, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को या डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट को आप बाद में नहीं कर सकते, कॉमा लगा के बाद में नहीं कर सकते। सही है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हमेशा क्या होगा, पहले हमेशा डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होगा और उसके बाद हमारा नेम्ड इंपोर्ट होगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट हमेशा बाद में लगाएंगे, यानी कि बाद में हम लोग डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया? तो इस तरीके से हम लोग एक ही लाइन के अंदर हमने दोनों करवा लिए, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी और नेम एक्सपोर्ट भी। बाकी इस तरीके से भी कर सकते थे हम लोग कि यहाँ पे अगर हमें एवरीथिंग चाहिए, मतलब सारी चीज़ें चाहिए, सारे वेरिएबल जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो पहले हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कराया, फिर यहाँ पे एस्टेरिक डाल दिया, एस करके यहाँ पर मैं जो भी लिखना चाहूँ जेड के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। और फंक के अंदर क्या आएगा? फंक के अंदर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट आएगा। लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं ये हटा भी दूँ तो इसके अंदर मेरे पास डिफ़ॉल्ट मिल रहा है। मुझे डिफ़ॉल्ट के अंदर, मतलब ये जो एस्टेरिक है इसके अंदर डिफ़ॉल्ट भी है। तो अगर मैं यहाँ पे z, वही वाली बात जो मैंने करके दिखाया था कि z डॉट डिफ़ॉल्ट कर दूँ, तो इस तरीके से भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ करने का फ़ायदा नहीं है, मतलब ये वाली चीज़ करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि फंक जो हमने फंक्शन को एक्सपोर्ट किया है, डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट किया है, वो ऑलरेडी इसके अंदर है, z के अंदर ऑलरेडी है। तो ये चीज़ करने का फ़ायदा नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ और उसको मैं z डॉट डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ कि वो डिफ़ॉल्ट z के अंदर हमारे पास स्टोर हो गया है। ये जो एक्सपोर्ट किया है हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, ये वाला डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो किया है ये z के अंदर हमारे पास स्टोर हो गया, तभी हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक हो गया? तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं डिफ़ॉल्ट को और नेम्ड एक्सपोर्ट को सिंगल लाइन के अंदर भी हम लोग इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी मिसिंग थी रेपो से, तो मैंने ये भी करवा दी है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक क्विज़ वीडियो बनाऊँगा, तो उसमें हम लोग क्विज़ेस सॉल्व करेंगे, 2-3 क्विज़ेस सॉल्व करेंगे जो टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं उनके। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। और वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, समझ आया हो तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।